नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कहा, आज देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और अन्य पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप तय करने के आदेश दिए। त्रिपुरा के अगरतला में हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन शुरू। भारत में विनिर्माण गतिविधियां इस वर्ष मार्च में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। और IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में वर्तमान सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद सरकार का पहला दायित्व व्यवस्था में विश्वास बहाल करना था और इसलिए बेनामी संपत्ति और कालाधन के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार ने हमारी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के मूल आधार को नष्ट कर दिया था। हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक देश में अविश्वास और नीतिगत कमियों का बोलबाला था और सरकार का प्राथमिक लक्ष्य व्यवस्था बहाल करना और उसका पोषण करना था। सीबीआई की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने बहुआयामी और बहुविषयी अन्वेषण एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी कार्यप्रणाली, सक्षमता और क्षमताओं के जरिए लोगों का विश्वास अर्जित किया है। प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहाँ सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 18 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ब्यूरो के 3 अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट अन्वेषण अधिकारी के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह के सिलसिले में स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में 1 अप्रैल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की बैठक पहले 2 बजे तक के लिए और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही भाजपा सांसद गिरीश भालचंद्र बापट को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित की गई, जबकि राज्यसभा की बैठक अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के निरंतर विरोध के कारण स्थगित की गई। लोकसभा में सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर पुणे से भाजपा सांसद गिरीश भालचंद्र बापट और पूर्व सांसद इनोसेंट के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। बाद में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की बैठक दिवंगत नेताओं के सम्मान में दिन भर के लिए स्थगित की।
राज्यसभा में बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और अडानी समूह मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने के लिए गठन की मांग करने लगे। टीएमसी, वामपंथी जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने खड़े होकर उनका समर्थन किया। व्यवधान जारी रहने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की बैठक पहले 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश पिछड़े लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार पिछड़े लोगों का अपमान कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस पर क्षमा मांगने की बजाय लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पीवी नरसिम्हा राव जी, पी चिदम्बरम जी, डी शिव कुमार जी, कांग्रेस के कई नेता भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में इनके इस्तीफे हुए। क्या कांग्रेस कभी किसी के साथ कदमताल करती कोर्ट गई? क्या एक परिवार संसद से ऊपर, संविधान से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों से ऊपर, क्या वो देश से ऊपर है? हम बार बार यही कहते हैं, कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट है, नेशन लास्ट है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बिहार में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बिहार दौरे को लेकर जनता दल यूनाइटेड द्वारा की गई टिप्पणियां निंदनीय है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि श्री अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और उन्हें देश के किसी भी राज्य का दौरा करने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं है। अमित शाह जी की सभा में इतनी अप्रत्याशित भीड़ आने वाली थी, उससे घबरा गए। देखिए हिसुआ नवादा में क्या बड़ी भीड़ थी। लेकिन बड़ा सवाल, अमित शाह जी फिर जाएंगे सासाराम? नीतीश कुमार जी बिहार में या ममता जी बंगाल में लोगों को रामनवमी मनाने का अधिकार है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आप घोषित कर दीजिए कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो उस पर हमले होंगे तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। समस्या यही है। इस बीच बिहार में नालंदा जिले के बिहार शरीफ और रोहतास जिले के सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं हुआ है। सांप्रदायिक झड़पों के बाद से इन क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। इंटरनेट सेवाएं आज लगातार चौथे दिन भी बंद हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कार्य समूहों की बैठकें विभिन्न शहरों में हो रही हैं। एक रिपोर्ट। 2 दिन का साइंस 20 सम्मेलन आज से त्रिपुरा में अगरतला के हपानिया अंतर्राष्ट्रीय मेला मैदान में शुरू हो रहा है। G20 की बैठकों के एक भाग के रूप में हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा विषय पर हो रहे इस विज्ञान सम्मेलन में 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने कहा कि विश्व को अप्रत्याशित मुद्दों का सामना करना पड़ा है और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। गुजरात के गांधीनगर में जारी दूसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्यसमूह की बैठक के दूसरे दिन ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संबल के रूप में शीतलन को बढ़ाने विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार और G20 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इन क्षेत्रों में अब तक किए गए उपायों की सफलता के आधार पर मिली जानकारी को इन कार्यक्रमों के जरिए साझा किया जाएगा ताकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इनका उपयोग दोहराया जा सके। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने कहा कि रोजगार कार्य समूह का लक्ष्य प्राथमिकता के अनुसार रोजगार और सामाजिक मुद्दों का समाधान करना है ताकि सभी के लिए स्थायी, संतुलित और रोजगारोन्मुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके। वे आज गुवाहाटी में रोजगार कार्य समूह की बैठक के उद्घाटन सत्र से पहले मीडिया को जानकारी दे रही थीं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 सशक्तिकरण बैठक कल से इस महीने की 6 तारीख तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई 5 अप्रैल को इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक का विषय है महिला सशक्तिकरण, समानता और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभदायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। इंडिया पोस्ट के ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र इस दिशा में उत्कृष्ट कदम है। इसकी शुरुआत आज से इंडिया पोस्ट ने की है। वित्त मंत्रालय ने राजपत्र में अधिसूचना के जरिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 का शुभारंभ किया। इसे 1,59,000 डाकघरों में तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी सहित इसके कई अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। इन पर 2012 में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 31 मार्च को दिए गए आदेश में न्यायालय ने कहा कि सरसरी तौर पर इंडियन मुजाहिदीन के ये सदस्य भारत के विरुद्ध युद्ध की आपराधिक साजिश में शामिल लगते हैं। न्यायालय ने यह भी
टिप्पणी की है कि आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए इंडियन मुजाहिदीन के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर नए सदस्यों की भर्ती की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने न्यायालय में बताया कि इंडियन मुजाहिदीन के कार्यकर्ताओं और इससे जुड़े संगठनों को आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए हवाला के जरिए नियमित रूप से विदेशों से धन उपलब्ध कराया जाता रहा है। यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने मुस्लिम समुदाय को उकसाने के लिए बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगे और अन्य कथित उत्पीड़नों के मुद्दों का इस्तेमाल किया ताकि वे आतंकी गतिविधियों के लिए मुस्लिम युवकों की भर्ती कर सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मार्च में मांग में लचीलेपन के बीच भारत के विनिर्माण क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक 3 महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। देश के विनिर्माण क्षेत्र ने 3 महीने में तीव्र गति से विस्तार किया है। एक निजी व्यावसायिक सर्वेक्षण के अनुसार आपूर्ति की नई मांगों और उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण इसे मजबूती मिली है। S&P ग्लोबल का भारत के लिए विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक फरवरी में 55.3 के स्तर पर था, जो मार्च में 56.4 पर पहुंच गया। लगातार 21 महीने से ये सूचकांक 50 के स्तर पर बना हुआ है। S&P ग्लोबल ने कहा है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष के अंतिम 3 महीनों में शानदार प्रदर्शन किया है। फिनलैंड में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री सना मारिन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा है। फिनलैंड की मुख्य कंजर्वेटिव पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबले में जीत का दावा किया है। चुनाव में दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट फिन्स पार्टी को दूसरा स्थान मिला, जबकि प्रधानमंत्री सना मारिन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तीसरे स्थान पर रही। आम चुनाव में 20.8% के साथ सबसे अधिक वोट हासिल करने वाली नेशनल कोलिशन पार्टी एनसीपी ने सभी मतों की गिनती के साथ ही जीत का दावा किया है। वहीं दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट पार्टी द फिन्स को 20.1% वोट मिले, जबकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 19.9% वोट मिले हैं। शीर्ष 3 दलों में से प्रत्येक को लगभग 20% वोट मिले हैं। कोई भी पार्टी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल रात हुए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मुंबई इंडियंस पर 8 विकेट से शानदार जीत मिली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत के लिए मिले 172 रनों के लक्ष्य को 16 ओवर और 2 गेंदों में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 43 गेंदों में 73 रन बनाने वाले फाफ डुप्लेसिस को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले एक अन्य मुकाबले में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रन से हरा दिया। 204 रन के जीत के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। 22 गेंदों में 54 रन बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जोस बटलर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्षा होगी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तापमान 16 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुबह तापमान रहा 22 डिग्री। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। तापमान 28 डिग्री और 34 डिग्री के बीच रह सकता है। बेंगलुरु में भी आंशिक बादल छा सकते हैं और 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कहा, आज देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और अन्य पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप तय करने का आदेश दिया। त्रिपुरा के अगरतला में हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन शुरू। भारत की विनिर्माण गतिविधियां इस वर्ष मार्च में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।